हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को EDU-BPSC में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बिहार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में BPSC में, यहाँ पे हम सभी की चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ ऊपर हेडिंग में दिख रहा है कि बिहार राज्य संबंधित प्रश्न। यहाँ पे बिहार भूगोल जो है देखेंगे, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, खड़गपुर पहाड़ियाँ। बिहार के निम्न हिस्सों में से भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना जो है तो वह खड़गपुर पहाड़ियाँ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। यहाँ खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास पठार जो है विंध्य क्रम की, और उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ हैं शिवालिक हिमालय की भाग हैं, और जो तृतीय क्रम की तथा उत्तर गंगा मैदान न्यूनतम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, जुलाई 2019 में बिहार के महापसाड़ी का स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? आंसर हो जाएगा कैमूर जिला का किया। इसके बाद से इसकी व्याख्या देखते हैं। जुलाई 2019 में बिहार के महापसाड़ी का स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों के दल ने कैमूर जिले का दौरा किया। नवंबर 2018 में खोजकर्ताओं ने खोज के बाद यह संकेत दिया था कि बिहार भी एक महापसाड़िक सांस्कृतिक स्थल वाला राज्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा आंसर रोहतास। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे बिहार में भू-स्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास जो है दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्य प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। बिहार में विंध्य क्रम की चट्टान कैमूर और सोन नदी घाटी में पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमैंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का पश्चिमी चंपारण। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पिडमॉन्ट दलदल मिट्टी जो पश्चिम चंपारण जिले के पश्चिमी उत्तर भाग में पाई जाती है। तराई मिट्टी जो नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है, तथा गंगेय जलोढ़ बिहार का मैदान गंगेटिक जलोढ़ दोनों नए और पुराने से आच्छादित हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बर्मयोनी हिल जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का गया में। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी इसकी व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। एक पवित्र पहाड़ी है। इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में मिलता है। गया जिला फल्गु नदी के तट पर अवस्थित नगर है। इसके बाद अगला देख लेते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो आंसर इसका हो जाएगा बी। ऑप्शन बी हो जाएगा पुनपुन नदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार पलामू झारखंड से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। मुहर्रम और दरगाह पुनपुन की सहायक नदियां हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो आंसर हो जाएगा कोसी मगध, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा कोसी मगध से गंगा नदी नहीं बहती है। इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार कोसी मगध जोड़े में से किसी में भी प्रकार प्रवाहित नहीं है, अतः विकल्प यहाँ पे डी उत्तर सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 12। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बिहार राज्य के 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं, जिसमें सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार शामिल हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी पटना में, यानी बिहार के पटना में गंगा नदी जो है सबसे लंबी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देखेंगे। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना 99 किलोमीटर है और दूसरे स्थान पर है भागलपुर, जहां गंगा नदी की लंबाई 97 किलोमीटर है। इसके बाद देख लेते हैं। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि ये नदियां उद्गम स्थल से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए सहायक या उप सहायक नदी के रूप में अंततः गंगा में मिल जाती हैं। इसके बाद देखते हैं। सोन, पुनपुन आदि नदियां उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो CWG से प्रदर्शित की जाती है। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को CWG से प्रदर्शित किया जा सकता है। आप ये देखेंगे अगला क्वेश्चन। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो आंसर हो जाएगा बी उत्तर पश्चिम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में आता है, जिसे मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। मिट्टी के लक्षण, वर्षा, तापमान एवं भूभाग के आधार पर बिहार को 3 उप क्षेत्रों यथा उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान तथा दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान में बांटा गया है। दक्षिणी बिहार जलोढ़ मैदान को पुनः दक्षिण दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम बी में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें और व्याख्या है कि उत्तर पश्चिम जोन में कुल 12 जिले शामिल हैं, जबकि उत्तर पूर्वी जोन में 8 जिले शामिल हैं। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान में जोन में कुल 17 जिले शामिल हैं, जिसमें दक्षिण पूर्व जोन ए में 6 जिले तथा दक्षिण पश्चिम जोन में 11 जिले शामिल हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सर्वाधिक जिले उत्तर पश्चिम जोन में शामिल हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी नवीन जलोढ़ मिट्टी।
नवीन जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पे देखेंगे दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए मलबे गाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी धान, गेहूं, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के उत्पादन में सहायक होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी हम लोग का पूर्णिया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से जूट का सर्वाधिक उत्पादन राज्य के पूर्णिया जिले में होता है। जूट की खेती बिहार के आर्द्र क्षेत्र में होती है। इसकी उपज के लिए उच्च आर्द्रता, उच्च तापमान, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, हल्की वर्षा 150 से 115 mm आवश्यक है। आर्थिक समीक्षा 2021 से 22 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। पश्चिम बंगाल कुल जूट उत्पादक का 79.68%, बिहार 10.20% तथा असम 8.33% करता है। बिहार का जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा डी। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। और इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। उत्तरी कोयल नदी। इसके बाद से देख लेते हैं इसकी व्याख्या। 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलामू के यानी झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तर कोयल मंडल डैम परियोजना के सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। यह परियोजना झारखंड के लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी पर निर्मित है। इस परियोजना से बिहार के औरंगाबाद और गया जिले तथा झारखंड के गढ़वा और पलामू जिले की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो गंडक नदी पर निर्मित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी व्याख्या है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण बिहार में गंडक नदी पर किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद इसकी व्याख्या देखते हैं। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित यह पठार शैल चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है। यानी बंजारी में सीमेंट उद्योग है। इसकी व्याख्या यहाँ पे हो गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है? आंसर हो जाएगा हम लोग को अनुपम झील। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। अनुपम झील बिहार में स्थित है। यह झील कैमूर वन्य अभयारण्य की सीमा में स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। सांभर झील राजस्थान में जयपुर के निकट स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़ में तथा कामा झील हरियाणा में स्थित है। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी हम लोग देख लिए कि सांभर झील राजस्थान जयपुर के निकट स्थित है। सुखना झील जो है चंडीगढ़ में तथा कामा झील जो है हरियाणा में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा हम लोग का बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार जो है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। उत्तर बिहार में कई नदियां बहती हैं जो गंगा नदी में मिलती हैं। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या ही देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में उसका नहीं दिया गया है कि बिहार आर्थिक समीक्षा 2021 से 22 के अनुसार 19 से 20 में राज्य में कुल बोई गई भूमि ग्रोस साउन एरिया 7296.81 हेक्टेयर थी, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 77.9% है। इसलिए ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, तो इसको देख लेंगे। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है हम लोग का, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 16 करोड़ टन है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि बिहार में अलग झारखंड राज्य बन जाने के कारण बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधनों में भारी कमी आई। बिहार में कोयले का प्रमाण भंडार शून्य है, परंतु अनुमानित भंडार 16 करोड़ यानी 160 मिलियन टन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे, इसकी व्याख्या देख लेंगे क्योंकि इसका एग्जैक्ट इसमें आंसर नहीं दिया गया है। तो उपयुक्त प्रश्न एवं उसके दिए गए विकल्प दोनों गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प के रूप में संभव नहीं है। बिहार में वन क्षेत्र की सही वस्तु स्थिति इस प्रकार है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 ISFR 2021 के अनुसार बिहार का कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 7442 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.90% है। उपग्रहीय आंकड़ों से प्राप्त बिहारी वन क्षेत्र 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, 7.84% है। अति सघन वन क्षेत्र यानी 333.42 वर्ग किलोमीटर, मध्यम सघन वन 3285.83 वर्ग किलोमीटर तथा खुले वन 3761.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। बिहार के सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले भभुआ, कैमूर, पश्चिमी चंपारण एवं रोहतास तथा न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद हैं। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले भभुआ, जमुई, नवादा तथा न्यूनतम वनावरण वाले जिला शेखपुरा, सिवान और बक्सर हैं। चलिए तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? इसकी देख लेते हैं यहाँ पे व्याख्या कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र 7.84% है, जबकि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन ई सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन पश्चिमी चंपारण। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ इसकी प्रश्न काल और वर्तमान में पश्चिमी चंपारण सबसे अधिक घने पतझड़ वनों से घिरा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिमी चंपारण में कुल वन 90,400 यानी 904.66 वर्ग किलोमीटर तथा जिसमें 249.34 यानी 34 अति सघन और
548.47 मध्यम सघन एवं 105.53 वर्ग किलोमीटर खुले वन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कटिहार। इसकी व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पे। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है। कटिहार के दक्षिण पश्चिम में भागलपुर तथा दक्षिण पूर्वी पूर्णिया स्थित है। पटना लगभग मध्य भाग में स्थित है। मानचित्र से स्पष्ट है कि कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, यहाँ पे देख लेंगे, इसकी व्याख्या ही डायरेक्ट देख लेंगे। तत्कालिक बिहार का कुल क्षेत्रफल, यहाँ पे देखेंगे तत्कालिक बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है 1,73,877 वर्ग किलोमीटर था और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य निर्माण के पश्चात बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग को हजारीबाग से, यानी यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हजारीबाग। इसकी व्याख्या देखते हैं। अभ्रक हजारीबाग, गिरिडीह और कोरडमा से प्राप्त होता है। यहाँ से लगभग 80% अभ्रक झारखंड का प्राप्त होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का भारत नेपाल सीमा के समानांतर। इसकी व्याख्या देखते हैं कि बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिले जो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज में तराई प्रदेश वाली पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन डी। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा इन सबों से नई। कह रहा है कि पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर से पुरानी, तो इन सबों से नई। यहाँ देखेंगे बिहार की सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल प्लीस्टोसीन काल में हुआ, अतः यह उपयुक्त तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है, तो मुंडा जाति जो है बिहार में अधिकांशतः बसी है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तत्कालिक बिहार के कटिहार, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और गुमला जिलों में मुंडा जनजाति सभी केंद्रित थी। नवंबर 2000 को बिहार से काटकर नवनिर्मित झारखंड राज्य के पश्चात मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड राज्य में जनजातियों की कुल जनसंख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार से होकर जाने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कितना है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 23, यहाँ पे इसका देख लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 तत्कालिक संयुक्त बिहार के 50 से रांची, गुमला, पालकोट तथा तिथैनगर को जोड़ता है। 30 नवंबर 2018 के अनुसार बिहार से निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। 27 EW 31, 33, 231, 327, 227, 22, 120, 19 GQ आदि। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे की कुल लंबाई NH के 31 अगस्त
2021 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 5,940 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 सबसे लंबा है, जिसकी लंबाई 487 किलोमीटर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई है, तो उपयुक्त में इसकी व्याख्या देख लेंगे हम लोग। जो ऊपर अभी हम लोग देखे हैं सेम वही व्याख्या यहाँ पे इसका हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर के जंगल हैं, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कि सदाबहार वन की, सामाना की, पतझड़ की, कांटेदार। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 एवं 3 दोनों सही है, तो 2 हो जाएगा। पतझड़ भी है और सामाना भी है। इसके बाद से इसका देख लेते हैं व्याख्या। छोटा नागपुर के जंगल में मुख्यतः पर्णपाती वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनमें महुआ, खैर, सेमल, शीशम, आम, बरगद प्रमुख हैं। साथ ही यहाँ सामाना प्रकार के वन भी पाए जाते हैं। घास घास भूमियों के क्षेत्र में यत्र तत्र वृक्षों की उपस्थिति सामाना प्रकार के वन की विशेषता है। इसके बाद देख लेते हैं। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित हैं, तो रांची में स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तत्कालिक बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1958 में रांची में की गई है। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड पूंजीगत उपकरण, मशीन, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स का निर्माण कर देश के प्रमुख उद्योगों को उनकी आपूर्ति करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, सिंहभूम में। सिंहभूम से होती है। इसकी व्याख्या है कि टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति सिंहभूम से होती है। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। इसके बाद इसकी व्याख्या देखते हैं कि वर्तमान में बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है, तो इसकी व्याख्या यहाँ देख लेते हैं। वर्ष 2000 से पूर्व संयुक्त बिहार झारखंड के हजारीबाग में वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों थे। वर्तमान में हजारीबाग झारखंड राज्य में स्थित है, जो कि कोयले के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का भीम बांध। भीम बांध जो है मुंगेर जिले में स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 681.99 वर्ग किलोमीटर है। दिए गए अन्य विकल्पों में वाल्मीकि वन्य अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य गया जिले में तथा राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य नालंदा जिले में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में जीव वाइल्ड, यहाँ पे देखेंगे, जीव वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर हो जाएगा बी, बोध गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार है। बोकारो, चंद्रापुर, संतालडीह। इसकी व्याख्या देखते हैं। बोकारो, चंद्रापुर, संतालडीह 3 पावर स्टेशन है जो कोयला आधारित है। वर्तमान में तीनों झारखंड राज्य में है। वर्तमान में बिहार में बरौनी, बाढ़ और कहलगांव कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी द्वारा संचालित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
बिहार में मैथन उत्पादन करता है? तो जल शक्ति। इसकी व्याख्या यहाँ देख लेते हैं हम लोग। मैथन डैम का निर्माण दामोदर की सहायक बराकर नदी पर किया गया है। यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। यहाँ पे जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। मैथन बांध झारखंड के धनबाद जिला में, जबकि मैथन जल विद्युत स्टेशन पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो 45.85%। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि झारखंड राज्य बनाने से पूर्व संपूर्ण बिहार का क्षेत्रफल 1,73,877 वर्ग किलोमीटर था। इसमें 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 15 नवंबर 2000 को नया झारखंड राज्य निर्मित किया गया। अतः पुराने बिहार राज्य का 45.84% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना। वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? तो 37 जिले रह गए। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में 37 जिले रह गए थे। झारखंड निर्माण से पूर्व बिहार में 55 जिले थे। नवनिर्मित झारखंड बिहार के 28 जिले चले गए। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। 38वां जिला अरवल है। अगस्त 2001 में जहानाबाद को विभाजित कर बनाया गया था। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? आंसर हो जाएगा 89.20 लाख हेक्टेयर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त बिहार में 89 लाख हेक्टेयर भू क्षेत्र सिंचित था, किंतु वर्तमान 2020 से 21 बिहार का लगभग 81.91 लाख हेक्टेयर सृजित क्षमता है। वहीं संभावित क्षमता जो है 117.54 लाख हेक्टेयर है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन को। मूरी जाना जाता है तो भी एल्युमिनियम प्लांट हेतु। मूरी जो है जाना जाता है एल्युमिनियम प्लांट हेतु। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मूरी में हिंडाल्को का एल्युमिनियम शोधन संयंत्र है। वर्तमान में मूरी झारखंड राज्य में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? तो एल्युमिनियम उद्योग भी कह सकते हैं हम लोग। यहाँ इसकी व्याख्या भी देख लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पटना का स्थानीय समय तो भारतीय मानक समय से आगे है। इसकी व्याख्या में देखते हैं कि पटना का मानक समय भारतीय मानक समय से निर्धारित होता है। भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो प्रयागराज, इलाहाबाद एवं मिर्जापुर से होती हुई गुजरती है से निर्मित होता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5:30 आगे है, जबकि पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि 85 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो 9 जिले से था। इसकी व्याख्या, पटना जिले की सीमा भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद तथा अरवल जिलों से संबंध है। इसके बाद देखेंगे बिहार में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना सिंचित है? तो ये 50% से अधिक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार बिहार में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 56.03 लाख हेक्टेयर है तथा शुद्ध सिंचित क्षेत्र 33.51 लाख हेक्टेयर है, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का 59.80% है। पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है दामोदर नदी है।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या इसका है कि दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है। दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिला से उद्गमित होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है तो गेहूं। इसके बाद इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं कि बिहार का आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार विभिन्न फसलों का उत्पादन इस प्रकार था। कुल खाद्यान्न 179.52 लाख टन। इसके बाद से चावल देख लेते हैं 7,392.72 लाख हजार टन। गेहूं जो है 6,635.03 हजार टन। मक्का 3,521.41 हजार टन। 2016 में मक्का उत्पादन के लिए कृषि निर्माण यानी कृषि कर्मण पुरस्कार जो है। अब देखिए यहाँ चना का जो है 54.50 हजार टन। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धियों के लिए राज्यों को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया था। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं एवं मक्का। इसी यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, केवल 4 आत्मनिर्भर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बिहार कृषि में आत्मनिर्भरता की स्थिति वाला राज्य है तो यहाँ आंसर हो जाएगा हम लोग का बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। 54 का ये हो गया। इसकी व्याख्या है बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक था परंतु झारखंड राज्य के बनने के बाद अब ऐसा नहीं रहा। उड़ीसा को वर्ष 1936 में बिहार से अलग कर नया राज्य बनाया गया। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से नहीं लगती है। बिहार में द्विसदनीय विधायिका है। पलामू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है तो आंसर हो जाएगा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसकी व्याख्या यहाँ देखते हैं। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2019 के अनुसार झारखंड के पलामू जिले में निम्नलिखित खनिज के भंडार हैं तो बाइराइट, बक्साइट, डोलोमाइट, फायर जो क्ले है, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, मैग्नेटाइट, लौह अयस्क, एस्टेराइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और इसमें दिया है रॉक फास्फेट, लाइमस्टोन, एंडलूसाइट, फेल्सपार, ग्रेनाइट। यानी उपयुक्त विकल्पों में विकल्प ए एवं बी सही है किंतु वर्तमान में पलामू अपने मैग्नेटाइट लौह अयस्क के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त होता है तो डी। इसका डाटा यहाँ पे दिया गया है। वर्तमान में भारत माइंस ब्यूरो 2019-20 के रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल देश के यानी खनिज उत्पादन मूल्य जो है परमाणु और ईंधन खनिजों को छोड़कर, जबकि कुल खनिजों में बिहार का हिस्सा 3% है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का स्थान कितना है तो सी दूसरा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसकी व्याख्या, तांबा उत्पादन में तत्कालिक बिहार का स्थान दूसरा था, अतः तत्कालीन परिस्थितियों में अभीष्ट विकल्प सी वर्तमान में तांबा उत्पादन बिहार में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं तो आंसर हो जाएगा हम लोग को ऑप्शन सी। कोयला भी मिलता है, मैग्नीज भी मिलता है, लौह भी मिलता है। लौह नहीं, पेट्रोलियम। 3 ठो, पहला, दूसरा और तीसरा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तत्कालिक बिहार वर्तमान झारखंड में कोयला, लौह अयस्क तथा मैग्नीज तीनों ही मिलते थे। पेट्रोलियम यहाँ नहीं मिलता है
अतः तत्कालिक परिस्थितियों में अभीष्ट विकल्प सी है। बिहार में वर्तमान में उत्पादित होने वाले खनिज है लाइमस्टोन, अभ्रक, पायराइट, क्वार्टजाइट और स्टेराइट। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? इसका हो जाएगा लाइमस्टोन, कैमूर में स्थित है। इसका आंसर देखते हैं। बिहार में कैमूर, मुंगेर तथा रोहतास जिले में लाइमस्टोन, माइका नवादा जिला, क्वार्टजाइट जो है लखीसराय, मुंगेर तथा नालंदा जिले एवं लेड जिंक जो है बांका और रोहतास जिले में पाया जाता है। तो बिहार में कैमूर, भभुआ, ठीक है। इसके बाद से मुंगेर तथा रोहतास जिले में लाइमस्टोन, माइका नवादा जिला और क्वार्टजाइट जो है लखीसराय, मुंगेर तथा नालंदा जिले एवं लेड जिंक जो है बांका और रोहतास जिले में पाया जाता है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग है। तो आंसर यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 7.84, जबकि यहाँ पे नहीं दिया ऑप्शन, तो इसको टिक नहीं करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है तो सिंहभूम जिले से। यहाँ पे इसकी व्याख्या है, लौह अयस्क झारखंड तत्कालिक बिहार के सिंहभूम जिले से प्राप्त होता है। तत्कालिक परिस्थितियों में अभीष्ट विकल्प डी सही है। वर्तमान बिहार में लौह अयस्क का उत्पादन नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है चूना पत्थर का। झारखंड के पृथक हो जाने के बाद वर्तमान बिहार में चूना पत्थर का उत्पादन होता है। दिए गए खनिजों में से बिहार में सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्पादन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। सी, पायराइट में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? यहाँ इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार बिहार के नवादा जिले में अभ्रक का भंडार है। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो सिंहभूम है। झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र लौह अयस्क के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है रखता है। यहाँ से प्राप्त लौह अयस्क का उपयोग जमशेदपुर और बोकारो इस्पात उद्योग में किया जाता है। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो डी हो जाएगा, रेल डिब्बा और अभियांत्रिक भागलपुर। रेल डिब्बा और अभियांत्रिक उद्योग मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है। शेष युग्म सही है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों में लॉन्गिट्यूड। यहाँ पे आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। यहाँ देखेंगे बिहार राज्य का देशांतरीय विस्तार जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से यहाँ पे 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितना है? तो यहाँ पे देखिए, विभाजन के पश्चात बिहार की सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड है। 3 जिले स्थित हैं। विभाजन के पश्चात बिहार की सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है तो एक भ्रंश घाटी में, इसकी व्याख्या देखते हैं। दामोदर जिसे बंगाल का शोक कहते हैं का उद्गम यानी उद्भव जो होता है छोटा नागपुर पठार से होता है। यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। और यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए गंडक, यानी ऑप्शन ए 1, 2, 3 एवं 4 दिया है। तो जो गंगा से मिलने वाली सभी नदियां हैं, गंडक भी है, घाघरा भी है, सोन भी है, पुनपुन भी है। इसकी व्याख्या में देख लेते हैं कि गंडक जो है यहाँ पे गंडक जो है पहलेजा घाट पटना नामक स्थान के निकट, घाघरा सरयू रेविलगंज सारण के निकट, सोन पटना के निकट तथा पुनपुन फतुहा नामक स्थान के निकट गंगा में मिलती है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जुलाई 2020 में कांवर ताल या कांवर झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। यह झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। मई 2022 तक भारत में कुल 49 रामसर स्थल अर्ध स्थल घोषित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, तो वनों पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसकी व्याख्या, छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था वन आधारित थी। छोटा नागपुर पठारी इलाका है, यहाँ कृषि कार्य सहज नहीं है। प्रारंभ में तकनीकी विकास के अभाव में न तो यहाँ उद्योग विकसित थे, न ही खनन कार्य संभव था। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? तो बी, ऑप्शन बी, पटना में। रॉल्फ फिच के अनुसार पटना में लोग कुछ खास स्थलों में गहरी खाई खोदकर बड़े बड़े कटोरों में मिट्टी को धोकर स्वर्ण कण प्राप्त करते थे। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल को दिए गए थे? तो पूर्णिया और मानभूम। वर्ष 1956 में राज्य के पुनर्गठनों के समय संयुक्त बिहार के तत्कालिक मानभूम जिले में स्थित पुरुलिया का अधिकांश भाग चास थाना को छोड़कर तथा पूर्णिया के कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में जंगल फैले हुए हैं, तो यहाँ 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल। इसकी व्याख्या देखते हैं यहाँ पे। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 1993 के कुल 29.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर जंगल थे। भारतीय वन संरक्षण देहरादून की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के और विश्लेषण के अनुसार 7,380.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जो 7.84% कुल क्षेत्रफल का है, पर वन आच्छादित है। इसके बाद देखते हैं बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र है। आंसर हो जाएगा 7.84, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह पे है? तो रांची में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात रांची के निकट स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो कछारी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से आच्छादित है। बिहार की शस्य गहनता कितनी है? तो 128%। वर्ष 2019 से 20 में आर्थिक समीक्षा 2021 से 22 बिहार की शस्य गहनता 144%, जबकि प्रश्नकाल में 128% थी। इसके बाद देखेंगे आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा लगभग, तो 10 गुना। इसके बाद इसकी व्याख्या देखते हैं।
आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़कर लगभग 10 गुना हो गया। आज़ादी के समय कुल सृजित सिंचाई क्षमता लगभग 4 लाख हेक्टेयर थी, जो वर्तमान 2020 से 21 में 81.91 लाख हेक्टेयर है। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र, तो इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। 50.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है बिहार में कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं, तो कृषि आधारित उद्योग। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसकी व्याख्या करने के बाद। बिहार में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि आधारित तथा वस्त्र परिधान चमड़ा आधारित उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं चिन्हित की गई। स्रोत उद्योग मित्र पोर्टल बिहार सरकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने, यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन को। यहाँ पे अब हम लोग का चैप्टर का हो जाएगा कृषि उद्योग एवं विविध। तो 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था, आंसर हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन डी। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान 0.574 था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली GFMS शुरू की है। यह प्रणाली है, यह उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे इसका दिया गया, इसका व्याख्या यहाँ देखते हैं। बिहार सरकार ने बजट प्रबंधन के लिए TCS कंपनी से एक सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है। इसका नाम CFMS है। यह प्रणाली बजट निर्माण में पारदर्शिता लाएगी, समय में बचत करेगी तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करेगी। इसके बाद से देखते हैं कि भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान दिया गया था, तो मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों आई होप कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाते रहूँ इसी तरह का। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लेंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले जाए। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों।